जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGC 131 के दिसंबर 2025 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पहले हम BEGC 131 की कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो कर चुके हैं, जिसे देखकर आप पूरा एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहिए, वन शॉट वीडियो चाहिए, PYQ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर, PYQ, एग्जाम नोट्स, सोल्ड असाइनमेंट और व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके इन्हें जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो बता सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें क्या है, आपको 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सभी क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है, मतलब सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इसका पहला क्वेश्चन, इसमें सेम पैटर्न रहेगा एग्जाम का, जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे देखते जाना। सबसे पहले इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो कोई भी पैसेज दिया जाता है, आपको पैसेज सबसे पहले सोल्व कैसे करना है। तो पैसेज पढ़ते समय पूरा पैसेज इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि आप पहले शुरुआत में ऐसे लग गए कि आप पूरा पैसेज पढ़ने स्टार्ट हो गए। नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ने हैं इसके क्वेश्चंस कि इसने क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। फिर इसको क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके की पॉइंट देख लो। हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज अल्टरेड द टेम्परेचर इन द हिमालयन रीजन। तो टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, हिमालयन रीजन मिलेगा, क्लाइमेट चेंज मिलेगा, ये थोड़ी इसके कीवर्ड हैं। फिर दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर हैव अफेक्टेड द हिमालयन रीजन इन मैनी वेज मेंशन बिलो। तो इसमें फिर क्या है, हिमालयन रीजन आ गया, टेम्परेचर आ गया, अफेक्टेड आ गया। तो ये कीवर्ड है। जैसे कीवर्ड को देखकर आप क्या करोगे, इसमें जो क्वेश्चन में कीवर्ड होंगे उसको देखो। जैसे कि पहले वाले में है, इसमें क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर आ गया। दूसरे में क्या है, फिर इसमें आ गया इफेक्ट, अफेक्ट लगा लो, इफेक्ट लगा लो। तीसरे में है फार्मर्स इन द रीजन हैव बीन फेस्ड अडोप्ट न्यू प्रैक्टिसेस इन द रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन इन एवी। तो इसमें क्या है, फार्मर्स आ गया। चौथा आ गया इसमें, हाउ आर द चेंजेस इन द ग्लेशियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग इन द रीजन। तो इसमें क्या गया, फ्लडिंग और ग्लेशियर्स आ गया। फिर अगला पांचवा है, communities and ecological system in the Himalayan region are likely to face problem due to deteriorating glaciers. Explain some of these problems briefly. तो इसमें क्या आ गया, प्रॉब्लम्स की बात आ गई। किस चीज़ की प्रॉब्लम्स, इकोलॉजिकल सिस्टम की। और इसमें किसकी है, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स की बात आ गई। सिक्स्थ की बात करते हैं, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्नो एंड रेन। जहाँ भी स्नो एंड रेन दिखेगा वो इसका आंसर होगा। गिव ए सुटेबल टाइटल, टाइटल आपको खुद देना है। इस पैसेज को पढ़ोगे तब आप इसका टाइटल भी निकाल पाओगे। फिर यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो ये आपको खुद के देखने हैं कि आपको सेंटेंस लास्ट में करना बताऊंगा इसको कैसे करते हैं। तो पैसेज पढ़ते समय इन आपको क्या करना है, इन कीवर्ड को देखना है। जो मैंने हाईलाइट की है इन कीवर्ड को ढूंढना है। तो अब इसमें पैसेज की शुरुआत में देखते हैं। ये काम करने के बाद क्वेश्चन देखा आपने क्या है, फिर आपको पैसेज पढ़ना है। द पीक and valleys of Himalayan mountains range are some of the most inaccessible remote regions in the world today, but even the most isolated valleys have been touched by climate change. Peaks बोलते हैं पर्वत शिखर को, वैलीज होती है घाटियाँ, inaccessible जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, और रिमोट क्या होता है, दूरस्थ स्थान पर होती हैं। फिर इसके बाद क्या है, द चेंज हैव ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर द पीपल हु हैव लिव इन द रीजन। और क्लाइमेट चेंज होता है जलवायु परिवर्तन, जो आज के दिन मौसम में बदलाव हो रहा है। अक्रॉस द हाई माउंटेन रीजन टेम्परेचर हैव राइजन बाय नियरली 2 डिग्री फारेनहाइट सिंस द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। फिर इसमें क्या हो रहा है, ग्लेशियर क्या बोलते हैं, हिमनद जहाँ बर्फ जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इन रिस्पॉन्स ऑफ द ग्लेशियर आर रिट्रीटिंग परमाफोस्ट इन मेल्टिंग एंड वेदर पैटर्न्स आर बिकमिंग मोर इरास्टिक, disrupting and lives of millions and investigating more natural disaster. रिट्रीटिंग क्या होता है, पीछे हटना या पिघलकर छोटा होना। परमाफ्रोस्ट क्या होता है, स्थायी जमी हुई बर्फ़। तो जो परमाफ्रोस्ट होता है वो होती है स्थायी जमी हुई बर्फ़ को बोलते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, इराटिक होता है अनियमित। और डिस्टर्बिंग क्या होता है, डिजास्टर बिगड़ा हुआ या आपदा को बोल देते हैं। फ्लड को बोलते हैं बाढ़। मोर नेचुरल डिजास्टर होती है आपदा। फार्मर्स ग्रोविंग एप्पल्स और ग्रेन्स ऑन स्टेप माउंटेन स्लोप्स, दैट मीन्स दे हैव टू शिफ्ट देयर फार्म टू हायर लेवल्स टू इंश्योर द कूल सीजन नेसेसरी फॉर देयर क्रॉप्स। फॉर अदर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्नो एंड रेन,
देखो स्नो एंड रेन आ गया ना, जो आपको कीवर्ड बोले गए थे वो कीवर्ड आ रहे हैं इसमें। हैव ड्राइड अप स्ट्रीम एंड स्प्रिंग और इंक्रीज द थ्रेट ऑफ डिस्ट्रेक्सेस फ्लड, देखो फ्लड भी आ गया इसमें। एट द सेम टाइम मैनी ग्लेशियर्स अक्रॉस द रीजन हैव रिट्रेटेड बाय समवेयर बिटवीन 20 to 47% since the year of 2000. Glacier and snow melt feed into rivers, sustaining their flow. As glacier get melt, that water supplies to river like the Indus will likely dwindle, leaving the, तो इसमें क्या dwindle क्या होता है, कम होना होता है, और sustain बनाए रखना होता है। Communities and ecological system that rely on the water vulnerable, vulnerable होता है असुरक्षित। Change the glacier also another effect, more melt means more water pools in lakes on the top of the glaciers, but those lakes are often growing so fast and hold so much water that they can have burst through the rock piles, holding them back, resulting the devastating outburst floods। तो इसमें जो डिवास्टेटिंग है वो क्या बोलते हैं, विनाशकारी को बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, पैसेज था जो कि आपने पढ़ा। अब इसमें जो जो आपने क्वेश्चन में कीवर्ड देखे थे वो आपको कीवर्ड क्या करने हैं, इसमें ढूंढने हैं कि कीवर्ड कहाँ मिलेंगे, पैसेज में आंसर कैसे मिलेगा। कोई भी आंसर है अगर आप उसको ढूंढते हो, मान लो कोई आपको कीवर्ड मिल गया, तो उससे कि 1-2 लाइन पहले की 1-2 लाइन बाद की पढ़नी है। उसके बाद आंसर को अपने वर्ड में लिखना है। सेम डिट्टो आपको जो पैसेज मिलेगा वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें क्या क्या इसके कीवर्ड हैं। तो पहला पढ़ेंगे ए का फर्स्ट, हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज, रुकिए, हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज अल्टर्ड द टेम्परेचर इन द हिमालयन रीजन। तो इसका टेम्परेचर है, ये इसका कीवर्ड होगा। सेकंड है चेंजेस इन द टेम्परेचर हैव अफेक्टेड द हिमालयन रीजन इन मैनी वेज, मेंशन एनी टू, तो इसमें अफेक्टेड हो जाएगा। थर्ड है फार्मर्स इन द रीजन हैव बीन फेस्ड अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस इन द रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन एनी सच प्रैक्टिस, तो इसमें फार्मर्स आ जाएगा। हाउ आर द चेंजेस इन द ग्लेशियर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग इन द रीजन टू, तो ये फ्लडिंग आ जाएगा। अगला है कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द हिमालयन रीजन आर लाइकली टू फेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिट्रेटिंग ग्लेशियर्स, एक्सप्लेन सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, तो इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगा। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग पैटर्न स्नो एंड रेन, स्नो एंड रेन का चेंजिंग पैटर्न क्या है, तो स्नो एंड रेन हो जाएगा। गिव ए सुटेबल टाइटल होता है पैसेज, हमें एक टाइटल देना है, फिर इसके वर्ड हैं जो जो दिए गए हैं इसका हमें सेंटेंस में इनको चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या है, कीवर्ड का पता चल गया। इसके लिए मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, टेम्परेचर है। हाउ हैज़ द क्लाइमेट चेंज अल्टर्ड द टेम्परेचर इन द हिमालय रीजन, तो टेम्परेचर कैसे बदला हिमालयन रीजन में क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इसका पहले का आंसर क्या होगा, अक्रॉस द हाई माउंटेन रीजन टेम्परेचर हैव अराइजन बाई नियरली 2 डिग्री फ़ारेनहाइट सिंस द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अपने वर्ड में, खुद के वर्ड में, कि जो टेम्परेचर है जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय क्षेत्र का तापमान लगभग 2 फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। तो अपना आंसर कैसे दोगे, क्लाइमेट चेंज हैज़ इंक्रीज द टेम्परेचर इन द हिमालयन रीजन बाई नियरली 2 डिग्री फ़ारेनहाइट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ये पहले का अपना आंसर हो जाएगा। दूसरे का क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हैव अफेक्टेड द हिमालयन रीजन इन मैनी वेज, मेंशन एनी टू, तो हिमालयन रीजन में क्या क्या चेंज हुए हैं, तो इसका क्या है, इन रिस्पॉन्स, इसके क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज हम ऑलरेडी देखते हैं। ग्लेशियर आर रिट्रेटिंग पहला कारण है। परमाफ्रोस्ट इज मेल्टिंग, जो बर्फ़ है उसका छोटा होने को बोलते हैं परमाफ्रोस्ट इज छोटा, ये दोनों कारण हो गए, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 का आंसर हो चुका है। थर्ड, फार्मर्स इन द रीजन हैव फेस्ड टू अडोप्ट न्यू प्रैक्टिसेस, तो इस रीजन में फार्मर्स को क्या है, नई चीज़ें करनी पड़ी है इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज के कारण। तो वो क्या करनी पड़ी है, थर्ड का देखेंगे। फॉर फार्मर्स ग्रोविंग एप्पल्स और ग्रेन ऑन द स्टेप माउंटेन स्लोप्स, दैट मीन्स दे हैव टू शिफ्ट देयर फार्म्स टू हायर लेवल्स टू इंश्योर कूल सीजन फॉर नेसेसरी देयर क्रॉप्स। तो इसमें क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो किसान क्या करेंगे, ठंड के लिए ठंडी फसलें वाली, जैसे कि सेब की फसलें हैं, तो ऊंची खेती क्षेत्रों में ले जाना पड़ेगा ताकि फसलों को ठंडा मौसम मिल सके। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, फार्मर्स आर शिफ्टिंग देयर फार्म्स टू हायर एल्टीट्यूड बिकॉज कूलर टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर क्रॉप्स लाइक एप्पल्स एंड ग्रेन्स। थर्ड का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ का। फोर्थ में क्या पूछ रखा है, हाउ आर चेंजेस इन द ग्लेशियर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग इन द रीजन, ग्लेशियर कैसे फ्लड का कारण रीजन बन रही है, तो ये फोर्थ का क्या है, बट दोज लेक्स आर ऑफन ग्रोविंग सो फास्ट, होल्ड सो मच वाटर दैट दे कैन हैव ब्रस्ट थ्रू द रॉक पाइल्स, होल्डिंग them back, resulting in
डिवास्टेटिंग आउटबर्स्ट फ्लड्स। डिवास्टेटिंग क्या होता है? खतरनाक, भयावह। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इसको आप लिखोगे कैसे? मेल्टिंग ग्लेशियर्स फ्रॉम लार्ज लेक्स, दीज लेक्स ब्रस्ट, दे काज सडन एंड डिवास्टेटिंग फ्लड्स। तो एकदम ब्लड का कारण बन जाती है। फिर आता है हमारा फिफ्थ में क्या हो जाएगा? कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिकल सिस्टम इन द हिमालयन रीजन आर लाइकली टू फेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिट्रेटिंग ग्लेशियर। ग्लेशियर के पिघलने के कारण क्या है? कम्युनिटीज को, इकोलॉजी सिस्टम को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? इसमें से कुछ प्रॉब्लम को हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा फिफ्थ है। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? इसमें कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होगा। हाँ, ये रहा। इसका लिखा नहीं है, इकोलॉजिकल सिस्टम, जो कि इसमें नोट डाउन है। तो इसमें क्या क्या हुआ है? ये रहा, एज ग्लेशियर गेट स्मॉल, तो स्मॉलर हो गया। इसको आप ग्लेशियर रिट्रेटिंग भी बोल सकते हैं। वाटर सप्लाई टू रिवर्स लाइक इंडस, तो जो नदियों में पानी है वो क्या हो गया है? डिविंडल हो गया है, जो कम हो गया है, जिसे वाटर सप्लाई इन रिवर्स डिक्रीज बोल सकते हैं। लिविंग द कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिकल सिस्टम दैट रिप्लाई ऑन द वाटर वनरेबल, तो खतरे को बोलते हैं वनरेबल। तो इसको क्या हो गया है? एग्रीकल्चर सफ़र होगी, इसी कारण इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो गई। तो ये हमारा 5वें का आंसर हो जाएगा। फिर आता है 6, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्नो एंड रेन। तो जो क्या इफेक्ट पड़ते हैं स्नो और रेन का, जो पैटर्न चेंज हुआ उसके कारण क्या प्रभाव पड़े हैं? 6 का हमारा आंसर क्या होगा? ये रहा, स्नो एंड रेन हैव ड्राइड अप स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग और इंक्रीज द थ्रेट ऑफ डिस्टारियस फ्लड्स। तो जो नदियों में क्या है, जो क्या झरने और जल स्रोत क्या है? सूख जाते हैं। स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स ड्राई अप का मतलब हो गया झरने और जल स्रोत सूख जाते हैं। फिर इसमें क्या है? रिस्क ऑफ फ्लड, इसका बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो ये हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। 7 क्या बोलता है कि गिव ए स्टेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो टाइटल के लिए क्या हमें स्टेबल टाइटल देना है पैसेज के लिए। तो इसमें क्या दे रखा है? हिमालयन रीजन दे रखा है, क्लाइमेट चेंज दे रखा है, और उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़े वही दे रखा है ना। तो इसके हिसाब से हमारा इसका टाइटल क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द हिमालयन रीजन। ये हमारा इसका बेस्ट है। आप इसके हिसाब से अलग टाइटल भी सिलेक्ट कर सकते हो, इस पैसेज में क्या क्या दिया गया है उस हिसाब से। तो मेरे को हिसाब से ये बेस्ट लगा, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द हिमालयन रीजन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या करना है? जो वर्ड है उसको सेंटेंस में चेंज करना है इस वर्ड के थ्रू। तो इसका आंसर क्या होगा उसको एक एक करके देखते हैं। तो पहले पैसेज का आंसर है, पहले पैसेज का आंसर जो हमने ऑलरेडी मैं 6-7 के करवा चुका हूँ आपको। अब देखते हैं इसमें हमारे आंसर 8 का, कि 8 का आंसर क्या होगा? जो इनएसेसिबल है, इसमें आंसर कराना है आपको इनएसेसिबल। तो इसमें सबसे पहले आप इनएसेसिबल का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर उस वर्ड को एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो इनएसेसिबल होता है हमारा जहाँ पहुँचना कठिन होता है, इन जहाँ पर पहुँच मुश्किल हो उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर इस पैसेज के हिसाब से भी दे सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हिमालयन रीजन की बात हुई है, तो द माउंटेन विलेज इज़ इनएसेसिबल ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल। बर्फबारी के दौरान जो माउंटेन्स में विलेज है वहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल है। फिर दूसरा बात करते हैं ड्विंडलिंग। तो ड्विंडलिंग का मीनिंग जैसे कि पैसेज में भी आया था, धीरे धीरे कम होना बोलता है, कि धीरे धीरे कम हो रहा है। द नंबर ऑफ टाइगर्स इज ड्विंडलिंग ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। जंगलों की कटाई के कारण क्या है? टाइगर्स की संख्या कम हो रही है। तो ये हमारा सेकंड का कंप्लीट होता है। फिर आता है डिजास्टर्स। तो ये क्या होता है? इसका मीनिंग होता है विनाशकारी। द साइक्लोन हैज़ डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन द कोस्टल एरियाज। जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल एरिया, समुद्री क्षेत्र, जो समुद्री के सीमा के पास रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो विनाशकारी क्षेत्र में आते हैं। द साइक्लोन हैज़ डिजास्टर इफेक्ट, वो साइक्लोन डिजास्टर इफेक्ट डालता है कोस्टल एरियाज़ पर। फिर आता है इसका हमारा फोर्थ सस्टेन। सस्टेन का मीनिंग होता है बनाए रखना। ट्रीज हेल्प सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। तो ट्रीज क्या करते हैं? पेड़ होते हैं, वो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये हमारा सस्टेन का हो जाएगा। फिर आता है डिवास्टेट। डिवास्टेट का मीनिंग है पूरी तरह नष्ट कर देना। तो बाढ़ क्या करती है? कई गाँव को पूरी तरह तबाह कर देती है। द फ्लड डिवास्टेटेड मैनी विलेजेस। पूरे कई गाँव को क्या कर दिया है? विनाश कर दिया है। तो ये इसका मीनिंग है। मैंने अपने हिसाब से बताया, आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हो। मैंने सिंपल भी बताया है और अपने आप इसके हिसाब से भी देख के कर सकते हो। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आपको पैसेज, आपके 20 मार्क्स पक गए हैं, 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने, इतने आसान तरीके से आपको इसको करा दिया है। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखते हैं हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेज इन कॉलम ए। जो कॉलम ए में जो दिया गया है, जो 1 2 3 4 दिया गया है, उसको मैच करना है उसके मीनिंग के साथ। जो कॉलम बी है
ये ABC वाला है, इसके साथ मैच करना है, इसके मीनिंग के साथ जो वर्ड होगा उसका मीनिंग होगा उसके साथ मैच करना है। ये वन शॉर्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ। इसमें आपको कैसे करना है, इसमें आपको दिया गया है 1 2 3 ऐसे दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है ABCD। तो आपको इसको क्या करना है, जो आपको मैच हो उसको ऐसे मैच करना है। अब एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपका आंसर होगा कैसे होगा, इसमें दिया गया है 1 2 3। तो जो A का होगा, जैसे A का J के साथ मैच होगा, B का C के साथ होगा, 3 का G के साथ मैच होगा। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। साथ में इसके यहाँ सेंटेंस लिखना चाहे तो सेंटेंस भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड का आंसर कि सेकंड का आंसर क्या होगा। तो इसको सोल्व करने में क्या होता है कि अगर आपको मीनिंग पता है तो मैचिंग 10 सेकंड में हो जाएगी, ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। इसका मैच पता है, इसके मीनिंग पता है, तो आप आसानी से इसको कर लोगे। इजी वर्ड्स को पहले मैच करो। इसका एक रूल है कि जो जो आपके इजी वर्ड होंगे उनको आप जल्दी मैच करो, पहले मैच करो। और जो जैसे कि आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं उनका पता है आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, जो इजी वर्ड्स हैं उनको पहले कर लो। और जो बचे हुए ऑप्शन हैं जो आपको नहीं पता है तो उनको बाद में मैच करो, ताकि आपकी गलती होने के चांस कम हो। जैसे कि आपको टोटल इसमें कितने दिए गए हैं, आपको 10 दिए गए हैं। अगर आपको 10 में से 7 आते हैं तो फिर बचते हैं आपके 3 में आपको 2 के 50-50 आते हैं कि ये हो सकता है, तो उनमें आप 50-50 कर दो, फिर एक में मार दो आप तुक्का। तो ऐसे करके आपके फुल चांस बन जाएंगे कि आपके सभी ठीक होने के चांस। तो पहले जो आपको आते हैं वो करो, फिर उसके बाद बचे हुए ऑप्शंस को मैच करो। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपका आता है, इसमें मीनिंग बताता जाऊँगा वो आप याद करते जाना। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक होता है जनसंख्या से संबंधित। फिर होता है क्रोनिक, ये मैं पहली वाली वीडियो में करा चुका हूँ, ये ऑलरेडी आ चुका है। क्रोनिक होता है लंबे समय तक चलने वाला। फिर होता है पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा। दूसरा होता है साइनोशोर ऑफ ऑल, तो साइनोशोर क्या होता है, आकर्षण का केंद्र। फिर होता है एपीरियल, एपीरियल क्या होता है, वस्त्र या कपड़े। फिर होता है प्राइमिवियल, प्राइमिवियल क्या होता है, अत्यंत प्राचीन, बहुत ज़्यादा प्राचीन हो। फिर क्रूज, समुद्री यात्रा। एक होता है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी होते हैं जो उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। रिकरेंस, पुनरावर्ती, दोबारा होने वाले को रिकरेंस बोलते हैं। अब देखते हैं इसकी मीनिंग को जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। जर्नी टू ए होली प्लेस फॉर ए रिलीजियस रीजन, ये क्या है, तीर्थ स्थलों की यात्रा। तो ये किसके साथ होगा, पिलग्रिमेज के साथ मैच होगा। तो आपको पहला पता लग गया होगा। तीसरे की मैचिंग किसके साथ होगी, हमारी ए के साथ होगी। फिर हैपनिंग अगेन, जो बार बार हो रहा है, रिकरेंस, तो आई एक्स की मैचिंग किसके साथ होगी, हमारी बी के साथ होगी। जो जो मीनिंग होगा ना पता आपको, वो आप आसानी से कर पाओगे। ए ट्रिप ऑफ ए सीन ऑन ए शिप और ए बोट टेकन फॉर ए प्लेजर, तो जो क्रूज है उसको समुद्री यात्रा बोलते हैं। तो हमारा 7वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, स्प्रेडिंग फ्रॉम आई वंस पर्सन टू अनदर पर्सन, वेरी एंशियंट, बहुत ही प्राचीन। प्राचीन को क्या बोलते हैं, आपको अभी अपनी मीनिंग को पढ़ा है कि प्राचीन को क्या होता है, प्रीमिवियल को क्या बोलते हैं, प्राचीन। तो आपका क्या हो जाएगा, छठा। छठे को जो प्राचीन होता है उसको किसके साथ क्या करना है, वेरी एंशियंट, ई के साथ मैच करना है। तो हम जो जो करते जाएंगे वो काटते जाएंगे क्योंकि हमने वो कर लिया है। फिर डेमोग्राफिक, क्रोनिक, पिलग्रिमेज, फिर हमने क्या कर दिया, प्रीमिवियल कर लिया, छठा कर लिया, हाँ क्रूज भी कर लिया है। फिर आगे वाला हम देखेंगे कि क्या है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। फिर हमारा क्या होता है, क्लोथ्स, क्लोथ्स का क्या देखा है कि जो आकर्षक कपड़े देखा था हमने, साइनोश्योर, साइनोश्योर क्या होता है, हमारा चौथा हो गया। तो चौथे का क्या आ जाएगा, क्लोथ्स, जो कि जी के साथ मैच होगा। फिर क्लोथ्स कट कर देंगे। फिर हम आता है पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या से संबंधित क्या आ जाएगा, डेमोग्राफिक। तो हमने ऊपर पढ़ा था डेमोग्राफिक, तो ए हमारा हो जाएगा। पहला हमारा किसके साथ मैच होगा, पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि एच के साथ मैच हो जाएगा। फिर हमारा आता है इसमें लास्टिंग ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चलने वाला, जिसे हमने क्रोनिक पढ़ा था। तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट लास्टिंग टाइम, जिसे ये वाला है। तो इसको GHI है, ये आपका आई होगा, तो आई को ऐसे लिखेंगे। तो हमने कितने कर लिए, 3 3 6 1 7 कर लिए। मेरे को 7 आते हैं, मैंने 7 के साथ कर लिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको सातों के सातों को कट कर दिया।
फिर जो मेरे बचते हैं वो कौन से हैं, कंजर्वेटिव बच गया, स्प्रेडिंग आई फ्रॉम ये बच गया। तो इसमें साइनोस्योर भी कर लिया, क्रोनिक भी कर दिया, ये भी कर दिया। अपीरियल बचा है, ऑर्थोडॉक्स बचा है, रिकरेंस हमने बार बार करने वाला कट गया है। तो इसमें हमारा अपीरियल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि अपीरियल होता है वस्त्र या कपड़े, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो इसमें क्या होता है, अब देखते हैं इसका, सॉरी कौन सा बचा है, डी वाला बचा है, स्प्रेडिंग आई फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो डी का क्या होगा, मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा, इसके साथ कौन सा मैच हो सकता है, सबसे ज़्यादा तुक्का किसके साथ लग सकता है। तो इसमें तुक्का लगाने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा तुक्का किसके साथ लगेगा, उसी के साथ हम मैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे को 7 आते हैं, मैंने 7 कर दिए। बाकी क्या होगा, बाकी आपको तुक्के मारने सिखा रहा हूँ कि इसमें तुक्के आपको कैसे मारने हैं। जो डी होगा आपका, वो डी मैच करेगा सबसे पहले डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का हो गया, जो कि पर्टेनिंग टू स्टडी, ये हो जाएगा हमारा, इसके साथ मैच हो गया। क्रोनिक को बोलते हैं जो कि लंबे टाइम तक टिका रहता है, लास्टिंग लॉन्ग टाइम हो गया। पिलग्रिम तीर्थ यात्रा को बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, होली प्लेस ए के साथ कट हो गया है। फिर साइनोस्योर ऑल आइज क्या हो गया हमारा, जो क्या है अट्रैक्शन का कारण होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें कहाँ है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अभी तो हमने पढ़ा था, ये है नहीं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है शायद क्वेश्चन में, वो मिल नहीं रहा है। फिर हमारा अपीरियल क्या हो गया, क्लोथ्स के साथ में, अपीरियल क्या है, वस्त्र की होगी, तो वस्त्र का क्लोथ्स के साथ मैच हो गया। फिर हमारा प्रीमिवियल का भी मैच कर लिया था, जो बहुत प्राचीन होता है, वेरी एंशियंट के साथ मैच। क्रूज क्या हो गया हमारा, जो ट्रिप है उसके साथ मैच हो गया, समुद्री यात्रा के साथ। ऑर्थोडॉक्स, हाँ अभी मैच हुआ है, ऑर्थोडॉक्स मैच होगा हमारा 8th, देखो हो गया ना, ये फ़ायदा जैसे तुक्का मारने का नहीं, जो हमारा वी है 8वां हमारा किसके साथ मैच हुआ है, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव के साथ हमारा क्या है, इसमें मैच हो गया है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, और वहीं कंजर्वेटिव का मतलब भी यही होता है। फिर क्रूज हमने कर लिया है, ऑर्थोडॉक्स कर लिया, रिकरेंस दोबारा होने वाला, तो इसको भी हमने कर लिया है कि जो बार बार हो रहा है उसको रिकरेंस हैपनिंग अगेन वही होता है। तो इसके सारे आंसर हमने कवर कर लिए। ऐसे ही इसको करना, आपको मिलान ऐसे ही करना है, सेम डिट्टो, जो आपको आता है वो करो। ऐसे नहीं कि कोई परफेक्ट है, किसी से 7 होंगे, किसी से 8 होंगे, तो 10 के 10 किसी से नहीं होंगे। अगर आप 8 कर लेते हो तो 2 बचेंगे, तो उसमें आपकी गलती होने के चांस कम बचेंगे, क्योंकि जितने कम होंगे उतने गलती कम होगी, जितने आपको ज़्यादा बताएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। फिर देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, आप इसमें देख के भी कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, रीराइट एज डायरेक्टेड। तो आपको इसमें ग्रामर पोर्शन करना है, जो आपकी ग्रामर दी गई है उसको आप कैसे करेंगे, आपके इसके आंसर में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है यूज़ आइदर ट्रीट और ट्रीट्स, जो सेंटेंस है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेंस कैसे करने हैं। आपको ट्रिक के बात बताऊंगा कि सेंटेंस का पहले तो आपको टेंस पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है, फिर आपको सब्जेक्ट देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट, आई, यू, एवरीवन, कैसे है, इसको सब्जेक्ट को देखो। फिर तीसरा है, इसमें कीवर्ड पहचानो कि कैसे है, सिंस दिया गया है, लास्ट मंथ दिया गया है, सेलविल है, फेमस है, तो ओल्ड मैन है, कुछ ओल्ड है, कुछ भी है, जो दिया गया है वो है। फिर पैसिव और एक्टिव वॉइस का फार्मूला याद रखो कि कैसे करना है। जैसे कि इसका पहला दिया गया है, आपको बताता हूँ कैसे करना है। वाई डू यू डैश मी लाइक दिस, तो इसमें करना है ट्रीट आएगा, ट्रीट आएगा, ट्रीट्स आएगा। तो इसमें क्या किया गया है, डू दिया गया है, डू के बाद आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ट्रीट आ जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, ये यूज़ आएगा। सेकंड वाला है, सेकंड में इसमें क्या बताया गया है, एक खास बात है, जैसे कि मैंने बताया था सिंस यूज़ हो रहा है, तो पास्ट से अब तक काम क्या है, चल रहा है। तो इसमें रूल क्या होगा आपका, हैज़ है के साथ बीन यूज़ होगा। तो जो बी की फॉर्म यूज़ करनी है, तो जो ही है, ही के साथ क्या लगेगा हमारा, हैज़ लगेगा। तो ही हैज़ बीन यूज़ होगा, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। फिर थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड क्या होगा हमारा, इसमें आई डैश ए न्यू कार लास्ट मंथ, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बाई की यूज़ करनी है। तो इसमें क्या है खास बात, लास्ट मंथ यूज़ हो गया, तो ये क्या है, पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो बाई की क्या हो जाएगी, बोट, BOUGST यूज़ होगी। फिर हमारा इसमें होगा फोर्थ का क्या है, यू विल डैश योर मनी इफ़ यू डू नॉट कीप इट इन योर पर्स।
तो आप इसमें क्या करोगे, लूज आएगा या लूज आएगा, तो लॉस मतलब हो गया खो देना, लूज मतलब ढीला करना। तो आपका जो आंसर है उसमें क्या है, इसमें दो चीज़ पूछेंगे, आप अपना पैसा क्या है खो दोगे, मनी, खुद ढीला थोड़ी ना कर दोगे। तो इसमें क्या आएगा, आपको लूज आएगा, LOSE, LOSE, क्योंकि आप खो दोगे, क्योंकि आपको मीनिंग जहाँ पर आपको टेंस नहीं दिख रहा, जहाँ पर करेक्ट नहीं दिख रहा, वहाँ पर आप इसे हिंदी में आगे चेक कर सकते हो। फिफ्थ है एवरीवन डैश टू बी इन्वॉल्व इन फाइंडिंग वेज टू प्रोटेक्ट इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें कहाँ यूज़ किया गया है एवरीवन, जो कि क्या है एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आता है यूज़ हैज़ और हैव। तो यूज़ एवरीवन के साथ हमेशा क्या है सिंगुलर आता है, तो इसमें क्या यूज़ करोगे आप हैज़ करोगे, एवरीवन हैज़। फिर हमारा सिक्स्थ आएगा, देखो कितना आसान है, अगर ट्रिक के साथ करोगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो। सिक्स्थ में आपका क्या है डैश यू नो हाउ टू मेक ए पास्ता इन वाइट सॉस। सब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ है, यू यूज़ हुआ है, और यूज़ आएगा डू और डज, तो यू के साथ क्या आएगा डू आएगा, तो इसमें आंसर में क्या आएगा डू यू नो हाउ टू मेक ए पास्ता इन वाइट सॉस। सटीका हो गया। अब देखने हैं सात का देखना है, द चीफ गेस्ट विल नॉट डैश दिस गिफ्ट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। गिफ्ट क्या है स्वीकार किया जाता है, इसलिए क्या है इसका मतलब हो गया छोड़ना एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब हो गया स्वीकार करना, तो इसमें आएगा एक्सेप्ट आएगा। और द चीफ गेस्ट विल नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, तो एक्सेप्ट हमारा राइट आंसर होगा। आठवां क्या है द न्यू ऑफिस बिल्डिंग इज अंडर डैश, करेक्ट फॉर्म ऑफ करेक्ट नाउन फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो नाउन फॉर्म चाहिए इसका, तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा वर्ब है, और इसका नाउन क्या होगा कंस्ट्रक्शन। तो द न्यू ऑफिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, तो ये इसका राइट फॉर्म होगा। अब आता है नाइन्थ का, नाइन्थ में क्या है यू डैश ट्राई दिस सोप इफ़ यू लाइक, तो इसमें मे और ought to का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या है परमिशन, मे हो गया परमिशन मांगना, और ought to क्या हो गया सजेशन हो गया। तो यदि तुम चाहो तो सूप चख सकते हो, यू मे, इसमें क्या है पूछा गया है, परमिशन ली गई है, आप इसको थोप थोड़ी नहीं रहे हो कि हाँ इसको चख दूँ, नहीं ऐसा नहीं होता ना। एक्स ही मेट डैश ओल्ड फ्रेंड वहन ही वांट टू शिमला लास्ट वीक, देखो लास्ट वीक आ गया, इसमें करेक्ट आर्टिकल यूज, सॉरी इसमें वर्ब की फॉर्म यूज़ नहीं है, आर्टिकल यूज़ करना है। तो इसमें क्या है ओल्ड का देखना है कि ओल्ड की साउंड कैसे आ रही है, तो ओल्ड की ऐसे बोलो ओ क्या है वाउल आ रहा है, तो वाउल आ रहा है तो इसमें एन आएगा, एन ओल्ड मैन। जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए आएगा, कुछ विशेषता होगी तो दो आएगा, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आर्टिकल भी नहीं आता। इसके लिए मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको आर्टिकल कैसे करने हैं। फिर आता है इसका 11th, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड माई ग्रांड मदर वुड टेल मी डैश स्टोरी एवरी नाइट एट बेड टाइम। इसमें आर्टिकल आपको यूज़ करना है। तो इसमें क्या है आप एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें सिंगल काउंटेबल नाउन है, स्टोरी है और एक स्टोरी है। इसमें क्या चीज़ है, तो जो ग्रैंड मदर है वो एक स्टोरी सुनाती है, ना कि स्टोरी सुनाती है। माई ग्रैंड मदर टेल मी ए स्टोरी, तो सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ एक आएगा ए, ये चीज़ ध्यान रखो। साउंड भी इसमें क्या आ रही है स्टोरीज है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो मुझे दादी हर रात एक कहानी सुनाती है, तो ये इसका परफेक्ट बनेगा। अगला आता है 12th, आगरा इज ए फेमस डैश इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो इसमें करेक्ट प्रपोजिशन यूज़ करनी है। तो फेमस के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है प्लस में 4 आएगा। ये आगरा क्या है, आगरा इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आप आगरा अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है इसका 13, द टीचर विल अंडरस्टैंड यू मस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम, तो इसको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है हमें। तो इसमें क्या है दो चीज़ दी गई है, द टीचर विल अंडरस्टैंड, दूसरा है इसमें यू मस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन। एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इफ़ लगाना पड़ेगा, फिर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल, और फिर फ्यूचर सिंपल लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी खास बात होती है, इसको फ्यूचर को आप आगे नहीं ला सकते और प्रेजेंट को आप पीछे नहीं ले जा सकते, पहले प्रेजेंट आएगा फिर फ्यूचर आएगा। तो ये ऐसी कंडीशनल सेंटेंस होगा हमारा। तो ये कैसे बनेगा, इसमें लगेगा इफ़, जैसे कि इसमें बताया गया है यू मस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम, तो इसमें इसको कैसे चेंज करो, यू सिंपल में करना है ना, प्रेजेंट सिंपल में, यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द टीचर, किसको बता रहे हो, टू द टीचर को बता रहे हो, टू द टीचर क्या,
क्या हुआ है, ही विल अंडरस्टैंड, वह समझ गया है। विल अंडरस्टैंड, तो इसका कैसे चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में ही, तो फ्यूचर में है तो शैल विल का प्रयोग होगा, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड आ जाएगा, क्योंकि शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारा 13 यहाँ कंप्लीट होता है। आई नो हर, तो इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी दो फॉर्म होती है, आपको दो फॉर्म बताता हूँ। आपका फॉर्मूला होता है, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या लगेगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे चेंज होगा। तो इसको कैसे चेंज करोगे आप इसमें, तो इसको चेंज करोगे, इसने बोला है आई नो हर, तो हर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, हर को आगे लाओगे तो क्या हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा। फिर इज एम आर आएगा तो सी के साथ इज आएगा। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो नो की क्या हो जाएगी, नोन की, NON, नोन। फिर हमारा क्या लगेगा, इसमें मी तो अकेला आएगा नहीं, तो टू मी, तो ये आपका इसमें किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अगला है द ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय हिम, तो इसको हम किस में है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें एक चीज़ आपको रूल याद रखना है, जो इसमें किया गया है बाई हिम किया गया है, इसको कहाँ कन्वर्ट करना है, ही में कन्वर्ट करना है, तो इसको आगे ले आएंगे हम। तो क्या चेंज हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा ही, फिर हमारा इसमें क्या है, हैड बीन डिलीवर्ड है, क्योंकि हमने ये पैसिव वॉइस में है। तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो क्या है, डिलीवर्ड, DELIVERED, डिलीवर्ड। क्या किया है, द ऑर्डर, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि आपने किया है। देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4। यू एंड योर फ्रेंड आर प्लानिंग टू विजिट ए बुक फेयर, राइट ए डायलॉग इन अबाउट 250 वर्ड डिस्कसिंग इट। तो हमें क्या करना है, 250 वर्ड में एक डिस्कशन लिखना है। कैसे लिखोगे, इसमें क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो दोस्त फेयर में जाने की योजना बना रहे हैं, इसलिए बातचीत जो होगी, इनकी कन्वर्सेशन होगी, वो बुक फेयर से जुड़ी होनी चाहिए। तो एक पहली चीज़ याद रखनी है कि बुक फेयर इसमें इंक्लूड होगा। दूसरा इसमें क्या है, करेक्टर बनाना है, दो लोगों के नाम लिखने हैं आपको। तो यू एंड योर फ्रेंड आप अज्यूम कर लो, जैसे कि इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो यू इसमें किया गया है, मैंने कर रखे हैं, यू को कर लिया मैंने रवि, और योर फ्रेंड को कर लिया मैंने योर फ्रेंड, तो इसको कर लिया मैंने अमन। तो दो करेक्टर आपको अज्यूम करने हैं, वरना आप यू योर फ्रेंड लिखते रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको इसके बजाय क्या है, रवि और अमन लिखना है, दो लोगों के नाम लिखने हैं। या कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, रोहित, मोहित, कुछ भी लिख लो जो आपको अच्छा लगे, वो इसमें कर सकते हो। फिर तीसरा स्टेप इसमें क्या करना है, कन्वर्सेशन है, वो जैसे आप नॉर्मल बात करते हो अपने दोस्त के साथ, वैसी कन्वर्सेशन नेचुरल होनी चाहिए। बातचीत में क्या क्या पॉइंट आने ज़रूरी है, एक तो बुक फेयर का आना चाहिए, और इसमें कब जाना है, कौन सी किताबें खरीदनी है, वहाँ पर जाके बुक फेयर में जाओगे तो क्या करना है, और उसमें आपके मिलने का समय क्या है, वो इसमें डिसाइड सेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें करोगे, जो नेम है वो सेंटेंस, एग्जाम्पल, रवि, अमन, ये कैसे यूज़ करने हैं वो आपको मैं इसमें पूरा एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या है, रवि क्या कह रहा है, तो रवि की सुनेंगे। सबसे पहले बोलता है डायलॉग प्लानिंग टू विजिट ए, लिखना है बुक फेयर। सबसे पहले रवि बोलता है, हे आर यू फ्री दिस वीकेंड, क्या अब इस वीकेंड पर फ्री हो। फिर अमन बोलेगा, यस आई एम, क्यों, क्या हुआ, वाई। रवि बोलेगा, द एनुअल बुक फेयर इज गोइंग ऑन एट प्रगति मैदान, प्रगति मैदान पर क्या है, एनुअल बुक फेयर होने जा रहा है। आई एम प्लानिंग टू गो देयर, मैं वहाँ पर जाने की सोच रहा हूँ। वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे। फिर बोलता है अमन, दैट साउंड ग्रेट, मुझको सुनकर अच्छा लगा। आई हियर देयर आर मैनी न्यू बुक्स एंड गुड डिस्काउंट, वहाँ पर बहुत सारी नई बुक होगी और उस पर डिस्काउंट होगा। व्हाट टाइम शुड वी गो, हमें किस टाइम जाना चाहिए। रवि बोलता है फिर, आई थिंक मॉर्निंग वुड बी बेस्ट, आई वुड नॉट बी टू क्राउडेड एंड वी विल हैव मोर टाइम टू एक्सप्लोर। तो मेरे हिसाब से हमें सुबह जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम होगी और हमें टाइम भी ज़्यादा मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। फिर अमन क्या बोलता है, गुड आइडिया, विच सेक्शन आर यू इंटरेस्टेड इन, किस भाग में आप जाना, किस विभाग में जाना आप पसंद करोगे। तो रवि बोलता है, आई वांट टू चेक आउट कम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स एंड सम साइंस फिक्शन नॉवेल्स। तो मैं क्या है, कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स और साइंस फिक्शन की नॉवल है रिलेटेड, वो जाना। व्हाट अबाउट यू, आपकी क्या राय है। अमन, आई एम लुकिंग फॉर लिटरेचर बुक,
मैं लिटरेचर बुक्स देखूंगा एंड सम मोटिवेशनल रीड्स, और कुछ मोटिवेशनल रीड्स देखूंगा। आई आल्सो वांट टू बाई डिक्शनरीज, जो मैं शब्दावली है उसको देखूंगा। फिर रवि बोलता है नाइस, वी शुड आल्सो अटेंड एनी बुक लॉन्च और ऑथर सेशन इफ़ पॉसिबल, अगर किसी ऑथर का सेशन होगा तो हम उसे भी अटेंड करेंगे। अमन बोलता है यस, आई रीड दैट सम फेमस राइटर माइट बी विजिटिंग, कुछ फेमस राइटर वहाँ विजिट करेंगे। इफ़ वुड एक्साइटिंग टू मीट दैम, हमें वह क्या है मिलने का मौका मिलेगा और एकदम अच्छी बात होगी। रवि बोलता है डेफिनेटली वी शुड कैरी सम कैश एंड स्मॉल बैग्स फॉर बुक्स, तो हम क्या है कुछ कैश कैरी करेंगे और एक स्मॉल बैग जो पीठ पर टांगने वाला था उसको कैरी करेंगे बुक लाने के लिए। अमन राइट, एंड वी शुड आल्सो नोट डाउन द स्टॉल्स वी वांट टू विजिट फर्स्ट सो वी डू नॉट मिस एनीथिंग इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हमें पहले जाना है उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। रवि क्या बोलता है एग्रीड, लेट्स मीट्स एट द मेट्रो स्टेशन एट 9 AM, तो प्रगति मैदान दिल्ली की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर मिलने की बोल रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर। ये कुछ भी हो सकता है, जहाँ इनकी घर की लोकेशन है वो आप ये भी डाल सकते हो या डायरेक्ट इसमें मेट्रो स्टेशन की भी डाल सकते हो। कितने बजे मिलेंगे, 9 AM पे मिलेंगे। अमन परफेक्ट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं इसे ध्यान रखूँगा। इट विल बी बोथ फन एंड इन्फॉर्मेटिव, ये हमारे लिए मज़े की बात होगी और जानकारी पूर्वक होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। रवि बोलता है लास्ट में मी टू, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट डे फॉर बुक लवर्स लाइक अस, तो ये क्या है बुक लवर्स के लिए बड़ा दिन होने वाला है जैसे कि हमारे लिए। और ये कन्वर्सेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं और यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, रवि बोलता है क्या है सी यू सून टुमारो, ये भी इसमें आप लिख सकते हो। तो इसमें टोटल कन्वर्सेशन होती है कितने वर्ड, आपको 14 से 17 आप बार कन्वर्सेशन कर सकते हो 250 वर्ड में। जैसे कि इसमें कितनी की गई है आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो इसमें 15 यूज़ की गई है। आपको कैसे करना है, तो मिनिमम 14 से 17 आपको कन्वर्सेशन रखनी है कि दो दोस्तों में 14 से 17 बार दोनों टॉक करेंगे, इतने में आपका 250 का कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको ज़्यादा छोटा भी मत रखना, मीडिएट रखना, जैसे कि इसमें दिखाया गया है नेचुरल टॉक होनी चाहिए। देखो इसमें जैसे बोला गया है वैसे करनी है, आपको कुछ ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी और बिल्कुल सिंपल भी नहीं रखना। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 250 वर्ड में होगा। आप ये क्वेश्चन आराम से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया होगा, 5वां, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग अबाउट हेल्थ चेकअप कैंप इन योर रेजिडेंशियल एरिया। तो आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, तो एक इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है हेल्थ चेकअप कैंप के बारे में। तो आप एक लेटर लिखोगे, तो इसमें क्या है सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। यहाँ आपको अपने फ्रेंड को हेल्थ चेकअप कैंप के बारे में जानकारी देनी है, इसलिए लेटर्स में क्या क्या पॉइंट होने ज़रूरी है, कैंप कहाँ लग रहा है, कब लगेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, और फ्रेंड्स को आने के लिए इनवाइट करना है आपको। तो ये क्या है हमारा एक इन्फॉर्मल लेटर है, इन्फॉर्मेटिव, जिसमें इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले इसमें देना होगा सेंडर एड्रेस होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, जैसे कि इसमें दिया गया है सेंडर एड्रेस दिया गया है, जो नाम है वो भी इसमें दिया गया है। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, इसमें डेट दी गई है कि जो डेट है वो डेट दी गई है, क्या डेट है। फिर इसके बाद हमें सैल्यूशन दिया गया है, जो सैल्यूशन किसे बोलते हैं, जो डियर राहुल, डियर सर, डियर मैम जो लिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सैल्यूशन बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होगी सैल्यूशन की, SALATION, जिसे सैल्यूशन बोलते हैं। फिर इसके बाद इसका क्या देना होगा, एक इंट्रो देना होगा, जो कि ये दिया गया है। फिर हम इसका क्या देंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे। फिर इसके बाद क्या है, इसकी मेन बॉडी लिखेंगे, जो इसमें कैंप के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वो इसका क्या होगा, हमारा इंट्रोडक्शन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसका कंक्लूजन बताएंगे, ये शायद माइट भी यहाँ से हो सकता है, इसका कंक्लूजन है। फिर इसके बाद क्लोजिंग देनी होगी, ये इसकी क्लोजिंग लाइन है, क्लोजिंग लाइन देंगे। और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, आपका नाम और साइन लिख देंगे, यहाँ पर आपका क्या है लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे कुछ करके लेटर लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सेंटर एड्रेस दिखाना है कि सेंटर एड्रेस क्या होगा, वो आपको बताना है। सेंटर एड्रेस क्या है, 123 शांति नगर, दादरी, उत्तर प्रदेश। तो आपका जो भी दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का जो भी होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप अगर हरियाणा से है तो पंजाब का लिख सकते हो, यहाँ पर आपका प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखना है, आप इमेजिनरी कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको डालनी है इसमें डेट। यहाँ पर आप अगर आप एड्रेस में मेल डालना चाहो तो मेल भी डाल सकते हो, तो ये भी ऐड कर सकते हो। फिर डेट डालनी है,
डेट डालने के बाद आपको सेलिब्रेशन डालना है जो आपका डियर राहुल है। फिर इसके बाद आपको पहले पैराग्राफ में आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है। वो आप कैसे लिखोगे, फ्रेंड का हाल चाल पूछो और बताओ कि हेल्थ कैंप लग रहा है। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आर इन गुड हेल्थ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्मिंग यू अबाउट एन इम्पोर्टेंट हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइजिंग इन आवर रेजिडेंशियल एरिया। तो इसमें हमने क्या जानकारी दी उसको कि हमारे एरिया में क्या है, हेल्थ चेकअप कैंप लगने जा रहा है। तो फिर इसके बाद हमें क्या है, इस एक पैराग्राफ और लिखेंगे। जो हमारा सेकंड होगा वो होगा हमारे इसमें मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में हम इसको क्या बताएंगे, आवर लोकल हेल्थ सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द रेप्यूटेड हॉस्पिटल इज ऑर्गेनाइजिंग ए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप ऑन 28 अप्रैल। तो डेट हमें फ्यूचर की बतानी है ताकि उसको हम टाइम से लेटर पहुंच के और वो कैंप को अटेंड कर सके। इन द कम्युनिटी हॉल ऑफ आवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी की कम्युनिटी हॉल में होने जा रहा है। द कैंप विल स्टार्ट एट 9 AM, 9 बजे सुबह स्टार्ट होगा और 4 मतलब शाम के 4 बजे तक चलेगा। द मेन पर्पज ऑफ दिस कैंप इज़ टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ चेकअप। इसका मेन पर्पज क्या है कि जो बेसिक हेल्थ चेकअप है वो प्रोवाइड कराने हैं। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ लाइफस्टाइल अमंग रेजिडेंट्स। तो इसके बारे में क्या है, अवेयरनेस भी फैलाना है। इस कैंप का उद्देश्य है हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। इन दिस कैंप डॉक्टर्स विल चेक ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, आई साइट, जनरल बॉडी हेल्थ। देयर विल आल्सो बी ए फ्री कंसल्टेशन रिगार्डिंग कॉमन डिजीज एंड प्रिवेंटिव केयर। तो इसमें क्या करेंगे, फ्री कंसल्टेशन भी देंगे और कॉमन डिजीज़ है उनके लिए प्रिवेंटिव केयर भी बताएंगे। मेडिसिन फॉर माइनर इलनेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। जो छोटी मोटी बीमारी है उनके लिए फ्री में दवाई दी जाएगी। फिर इसका क्या है, कंक्लूजन देंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी यूजफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन स्पेशली फॉर एल्डरली पीपल। तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है खासकर वृद्ध लोगों के लिए। आई एम प्लानिंग टू गो देयर विद माई पेरेंट्स इन द मॉर्निंग। मैं अपने माता पिता के साथ जाने की सोच रहा हूँ सुबह सुबह। आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू आल्सो विजिट द कैंप। और मैं तुम्हें भी सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें भी आना चाहिए विद योर फैमिली इफ़ पॉसिबल, और अपने परिवार के साथ। प्लीज़ इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एज वेल, और अपने माता पिता को भी पक्का बताना। इट विल हेल्प देम टू नो देयर हेल्थ कंडीशन एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। जिससे उनको हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चलेगा, जिससे वो क्या है, नेसेसरी प्रिकॉशंस और कंडीशन को जान सकेंगे। राइट बैक टू मी सून, जल्दी मिलते हैं। लेट मी नो इफ़ यू आर कमिंग, और मेरे को इसमें बता देना कि आप आ रहे हो। यूअर लविंगली, आपका प्यारा अमित। तो ये अमित क्या है, यहाँ नीचे आएगा, साइड में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर आप अपना अमित करके साइन भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल नाम भी लिख सकते हो। तो आपको ऐसे इनफॉर्मल लेटर मिलेगा, वो आपको इसमें जानकारी देनी है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू डिलीवर ए स्पीच ऑन स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड। राइट ए स्पीच ऑन अराउंड 250 वर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में इसमें क्या बताई गई है, आपको स्पीच लिखनी है। तो स्पीच है, किसको दोगे आप, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। एग्जाम में स्पीच राइटिंग कैसे सोल्व करते हैं ये पता करो। स्पीच राइटिंग के लिए हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करें, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्रीटिंग्स देनी है। जैसे कि इसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस प्रकार दी गई है। तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स देनी है। फिर आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो आपको सबसे पहले ग्रीटिंग्स, फिर आपको इंट्रोडक्शन देना है। फिर इसकी क्या करनी है, जो मेन बॉडी है, वो मेन कंटेंट है, वो आपको लिखना है। मेन कंटेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सजेशन देने हैं कि क्या सजेशन आप दे सकते हो। तो इसमें सजेशन ऐड करने हैं। फिर इसके बाद क्या है, सजेशन देने के बाद इसमें क्या है, आप अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हो। आपको क्या देना है, CONCL कंक्लूजन देना है। फिर इसके बाद आपको थैंक यू बोल के और आपको ग्रीटिंग्स देके उनको फिर स्पीच को ख़त्म कर देना है। तो ये स्पीच को इस तरह आप लिखोगे। तो इसका इजी फॉर्मूला क्या है, ग्रीटिंग्स, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, फिर उसकी सजेशन, फिर आपको कंक्लूजन देना है और थैंक यू करके आपको इसको ख़त्म कर देना है। फिर आप इसको लिखोगे कैसे स्पीच को, वो आपके ऊपर है कि आप उसको लिखोगे कैसे। तो इसका स्पीच आज हमारी किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड के बारे में है। तो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मान लो ये प्रोग्राम आपका हॉल में होने जा रहा है, ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, तो वहाँ पर आपके प्रिंसिपल भी बैठे हैं, टीचर भी बैठे हैं। तो आप उनको कैसे करोगे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई फील ऑनर्ड टू स्पीक ऑन द टॉपिक स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड। दिस टॉपिक हाईलाइट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रूथ। ये टॉपिक हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट ट्रूथ के बारे में। एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड
कैन ओनली बिल्ड द स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी माइंड्स। ए स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड क्या कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग दिमाग को और स्ट्रॉन्ग बॉडी को डेवलप कर सकता है। फिर इसके बारे में बातें हैं, जो मेन बॉडी है इसके बारे में बताएंगे। मेंटल हेल्थ इज जस्ट इंपॉर्टेंट एज ए फिजिकल हेल्थ। जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है वैसे ही क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन में लुक फिट एंड हेल्थी। एक इंसान आपको क्या है, फिट दिखाई दे सकता है, हेल्थी दिखाई दे सकता है, बट इफ़ देयर माइंड इज स्ट्रेस्ड, अगर उनका माइंड स्ट्रेस है, एनेक्सियस है, अनहैप्पी है, दे कैन परफॉर्म वेल इन लाइफ। अगर वो क्या है, स्ट्रेस्ड है, एनजाइटी है, उसके पास क्या है, तनाव में है, तो वो क्या है, खुश नहीं होगा और वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट टुडे फेस मैनी प्रेशर्स सच एज स्टडीज़। तो स्टूडेंट आजकल बहुत सारी परेशानियों से सामना करते हैं, जैसे कि स्टडीज़ हो गए, एग्जाम हो गए, कंपटीशन हो गए, एक्सेप्टेशंस। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ, अगर हम हमारी मेंटल हेल्थ की केयर नहीं करेंगे, इट कैन अफेक्ट आवर कॉन्फिडेंस, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और ओवरऑल हैप्पीनेस हैम्पर होगी। स्ट्रॉन्ग माइंड हेल्प्स अस थिंक पॉजिटिवली। ए स्ट्रॉन्ग माइंड हमारे क्या है, हेल्प करेगा पॉजिटिवली सोचने के लिए। मेक बेटर डिसीजन, अच्छी तरह डिसीजन लेने में। हैंडल चैलेंजेस कामली, तो क्या करेगा, चैलेंज को कामली हैंडल करने में मदद करेगा। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, ए वीक और स्ट्रेस माइंड में लीड टू कन्फ्यूजन। अगर आपके पास क्या है, वीक और स्ट्रेस माइंड होगा तो कन्फ्यूजन, भय और पुअर परफॉर्मेंस देगा। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स। इसलिए हमें हमारी फीलिंग्स के बारे में हमें ब्रेक लेना ज़रूरी है। नोट की प्रॉब्लम इनसाइड अस, हमारे अंदर परेशानी को नहीं रखना है, बल्कि अपने दोस्तों को, माता पिता को, जिससे आप शेयर कर सकते हैं, उनको बताना चाहिए। वी कैन मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ बाय फॉलोइंग सिंपल हैबिट्स लाइक रेगुलर एक्सरसाइज। इनको हम मेंटेन कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके, हेल्दी स्लीप लेके, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, दोस्तों के साथ, और हॉबीज़ करके और इन्जॉय कर सकते हैं। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग आल्सो हेल्प टू रिलैक्स द माइंड। जो मेडिटेशन भी कर सकते हैं और डीप ब्रीथिंग करके हम क्या है, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। वी मस्ट आल्सो सपोर्ट आवर फ्रेंड्स व्हेन दे फील लो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम। अगर हमारे दोस्त को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है तो उनके साथ हम क्या है, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ए काइंड वर्ड और लिसनिंग ईयर कैन मेक बिग डिफरेंस। तो हम क्या है, एक दयालु भरा शब्द बोल के, अच्छे से बोल के, तो हम बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कंक्लूजन क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग माइंड क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्रिएट करेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड को करेगी। सो लेट्स टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। इसलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करनी है। एंड इनकरेज अदर्स टू डू द सेम, और ऐसे ही दूसरों को इनकरेज करना है। थैंक यू, यू हैव ए नाइस डे। ऐसे करके हम स्पीच को एंड कर देंगे। देखो बिल्कुल कितना इजी है, इसको सिंपल वे में लिखना है। ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद जो आपकी मेन बॉडी है उसमें भी आप क्या है, इन्फॉर्मेटिव दे सकते हो। फिर कंक्लूजन, फिर आपको क्या है, लास्ट में थैंक यू बोलना है। ऐसे आपकी स्पीच खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आपको जो भी स्पीच आएगी ऐसे ही आपको करना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे लिखोगे, कोई भी आपको ऐसे होगा उसका टॉपिक पता होना चाहिए। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, तो इसमें क्या लिखोगे। तो कोई भी आपको ऐसे राइटिंग के लिए हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, आपके पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कोई भी दोगे तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, फिर उसकी क्या होती है, मेन बॉडी होती है इंट्रोडक्शन के बाद, फिर उसमें क्या होता है, लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर उसके कुछ फीचर्स होंगे। तो अब इसमें ब्रॉड वे में बताऊँ तो इजी फार्मूला क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके क्या क्या हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद क्या उसके फीचर हैं, फिर उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, फिर उसकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर उसके बाद हमारा क्या इसका कंक्लूजन होगा, वो इसमें हमें बताना है। तो इंट्रोडक्शन, फीचर्स, इसका इंपॉर्टेंस, फिर इसके चैलेंजेस, फिर इसका कंक्लूजन, इसको हमें बताना होगा। तो फिर इसमें हम इस जो दिया गया हमारा है, तो इसमें जो ट्राइबल कल्चर है उसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में सोचना है। आपको क्या क्या ध्यान में इसको सोचते ही क्या ध्यान में है, उन पॉइंटों को आपको लिख लेना है। जैसे कि ट्राइबल कल्चर है तो ये क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिनके लोक नृत्य हैं, लोक संगीत हैं, ये क्या जानते हैं, हस्तशिल्प की और चित्रकला जानते हैं अच्छी तरीके से, इनके पारंपरिक रीति रिवाज हैं। तो इसके बारे में कनेक्ट करके हमें इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देंगे इसका इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी and its tribal communities form important part of this richness. The cultural heritage of Indian tribal communities reflects a close relationship with nature.
तो जो भारत की धरती है वो क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी से भरी हुई है, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रखती है। जो कल्चरल हेरिटेज है इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, वो क्लोज रिलेशनशिप दिखाता है प्रकृति के साथ। सिंपल उनका रहना सहना है, सिंपल लिविंग एंड डीप रूटेड ट्रेडिशंस, उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। पास डाउन थ्रू द जनरेशन, जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया सच एज द सेंथल, गोंड, भील, मुंडा एंड द टोडा हैव देयर ओन यूनिक लैंग्वेजेस, कस्टम्स, आर्ट्स एंड बिलीफ सिस्टम। तो भारत में बहुत सारी जगह है, जैसे कि हमारा पूर्वी भारत देख लो, मध्य भारत देख लो, तो इसमें क्या है, बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं उनकी क्या है, उनकी अलग अलग भाषाएँ हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएँ हैं, कस्टम्स हैं, उनके फॉर्म है, आर्ट हैं, तो सारे अलग अलग हैं उनके। तो उसमें से कुछ मुख्य ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या है, गोंड, सेंथल, भील, मुंडा, इस प्रकार की हैं। फिर देयर कल्चर इज मेनली बेस्ड ऑन हारमोनी विद नेचर, उनका कल्चर है वो किस पे बेस्ड है, हारमोनी विद नेचर पे। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड, वो अपना जीवन यापन कहाँ है, जंगल पर निर्भर है। कंसाइडर नेचर एज द स्केयर्ड, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स वर्शिप्स नेचुरल एलिमेंट्स लाइक ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स एंड एनिमल्स। तो उनके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी जो वर्शिप हैं वो किस पे, उनके एलिमेंट क्या है, ट्रीज हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन्स हो गया, एनिमल्स हैं, इस प्रकार उन पर निर्भर हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ द ट्राइबल हेरिटेज इज देयर फोक म्यूजिक एंड डांस। तो उनके कुछ रिमार्केबल एस्पेक्ट क्या है, ट्राइबल हेरिटेज है, फोक म्यूजिक है, डांस है, वो क्या करते हैं, उनके खुद के संगीत है, लोक नृत्य हैं, तो उनकी खासियत है। दीज आर परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल, जो उनके त्यौहार हैं उस दौरान ये किए जाते हैं। हार्वेस्ट सीजन के दौरान, फसल की कटाई के दौरान, एंड स्पेशल ओकेजन पर ये किए जाते हैं। डांस लाइक द सेंथल डांस एंड द गोर डांस आर फुल ऑफ एनर्जी, जो कि फुल एनर्जी से भरे होते हैं। रिफ्लेक्ट जॉय एंड यूनिटी, जो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं जॉय को और यूनिटी को। म्यूजिक इज यूजली प्लेड यूजिंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिक है वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजाए जाते हैं, लाइक ड्रम्स, फ्लूट्स, सिम्बल्स के थ्रू बजाए जाते हैं। ट्राइबल्स आर्ट इज़ अनदर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ देयर कल्चर, जो ट्राइबल की आर्ट है वो उनका ब्यूटीफुल कल्चर है। पेंटिंग्स करना, हैंडक्राफ्ट्स करना, बैम्बू वर्क करना, वो पोट्री मेड बाई ट्राइबल पीपल आर वाइडली अप्रिशिएटेड फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड क्रिएटिविटी। तो जो ये बहुत सारी आर्ट कलाएँ हैं, ये इनकी क्रिएटिविटी है। दीज आर्ट्स फॉर्म ऑफन टेल स्टोरीज, तो ये आर्ट हैं, ये क्या है, मुख्यतः हमें एक कहानी के रूप में बताते हैं। देयर डेली लाइफ के बारे में, उनके मिथ्स के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में बताते हैं। हाउएवर मॉडर्नाइजेशन एंड द डिफोर्टेशंस आर अफेक्टिंग देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, तो क्या है, आज के दिन जो आधुनिकीकरण है, जो जंगल का काटे जा रहे हैं, उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर फेसिंग चैलेंजेस इन प्रिजर्विंग देयर आइडेंटिटी, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या है, फेस कर रही है चैलेंज इस चीज़ को लेकर, देर उनकी आइडेंटिटी है उसको बचाने के लिए। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनकी कल्चरल हेरिटेज को और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बचाना। देयर ट्रेडिशनल टीच अस द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी, यूनिटी एंड लिविंग इन द हार्मनी विद द नेचर, वो हमें सिखाते हैं, उनके ट्रेडिशंस हमें बताते हैं कि सादा जीवन कैसे होता है, यूनिटी में कैसे रहा जाता है और नेचर के साथ कैसे जुड़ के रहा जाता है। प्रिजर्विंग देयर कल्चर मीन्स प्रिजर्विंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, उनके कल्चर को बचाना क्या है, इंडियन आइडेंटिटी को बचाने के बराबर है, इसलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा ऐसे यहाँ कंप्लीट होता है। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 3 घंटे मिलेंगे और सेम फॉर्मेट मिलेगा, ऐसे मिलेगा, आपको टॉकिंग मिलेगी और जितने भी है चीज़ें मैंने आपको कराई है वही सेम सारे क्वेश्चन पेपर में मिलेगी, यही पैटर्न रहेगा। तो इसके लिए हम आपका एक सोल्ड क्वेश्चन पेपर और लेके आ जाऊँगा, वो देखकर आपको श्योर हो जाएगा कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।